हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है, पर आज का हमारा चैप्टर बहुत ही क्रूशियल है। द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम में किस लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ सकें कि भाई क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, ये सभी जो है वो रियलिटी है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम हमारे एनवायरनमेंट को जो है, हम अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल तौर पर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में चाहिए कि एक अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं कि क्लाइमेट में जो है वो चेंजेस बहुत ही रैपिड आ रहे हैं, जो कि बहुत ही एडवर्स जो है बोथ नेचर और मैनकाइंड दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस क्लाइमेट चेंज का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और इसके रीजंस क्या है और पूरी दुनिया पर इसके इफेक्ट्स कितने हैं, उन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? तो सबसे पहली बात जो हमें जाननी है कि इसका असल डेफिनेशन क्या है, कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो ये इसके बारे में जानते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ पीरियोडिक मॉडिफिकेशन, के हर पीरियड में एक बार वर्ल्ड का एनवायरनमेंट, वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर जो है वो चंद चेंजेस जो है अपना लेता है। पीरियोडिक मॉडिफिकेशन, वो मॉडिफाई करता रहता है खुद को जब कभी भी उसे जरूरत पड़े। तो ये पीरियोडिक मॉडिफिकेशन है ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट ब्रॉट ड्यू टू चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। अर्थ के क्लाइमेट में जो है ये एक पीरियोडिक मॉडिफिकेशन है, जो किसकी वजह से लाया जाता है? सबसे पहला तो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आने की वजह से आता है, एज वेल एज इंटरैक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड वेरियस जियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स विद इन द अर्थ सिस्टम। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब हम क्लाइमेट चेंज वर्ड पढ़ते हैं तो हमें सरासर ये बात समझ में आती है कि जो क्लाइमेटिक में जो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं या फिर क्लाइमेट में चेंजेस का आना, उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। लेकिन ये क्लाइमेट चेंजेस अगेन दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल क्लाइमेट चेंज, दूसरा जो है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। तो नेचुरल क्लाइमेट चेंज जो होता है वो सहज स्वभाव से जो है अर्थ जिस तरीके से इवॉल्व होता है, तो उस तरीके से जो है जाहिर सी बात है कि अर्थ जो है वो मॉडिफाई होता है। इसे हम ग्लेशियलाइजेशन टू डीग्लेशियलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो दरअसल अगर हम क्लाइमेट चेंज कहें तो प्रोसेस ऑफ अर्थ विच अंडरगोज बिटवीन ग्लेशियलाइजेशन एंड डीग्लेशियलाइजेशन इज कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज। लेकिन इस ग्लेशियलाइजेशन से डीग्लेशियलाइजेशन तक जो है, अगर अर्थ खुद अपना टाइम ले, यानी कि जिस गतिविधि के साथ वो आगे बढ़ रहा है, अगर उसी के साथ जाए तो उसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब ह्यूमन इंड्यूस्ड कोई प्रॉब्लम की वजह से या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से इस टेम्परेचर्स को हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। यही बात यहां पर कही गई है कि एटमॉस्फेयर के साथ जो अलग अलग केमिकल, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स का इंटरैक्शन हद से ज्यादा होने पर, उसे एडवर्सली इस्तेमाल करने पर जिस किस्म के चेंजेस एटमॉस्फेयर में आते हैं, उसी को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सहज भाव से जो है वो हमें दुनिया में देखने को मिलता है, नेचर में, लेकिन उसे डबल या ट्रिपल नंबर के साथ उसे आगे बढ़ाना जस्ट बिकॉज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज दैट आर गोइंग इन, जो अलग अलग डेवलपमेंट की वजह से, जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी जो फिनोमेना हम अंडरटेक करते हैं, उसके वजह से इस टेम्परेचर के राइजेस में डबल या फिर ट्रिपल हो जाना नंबर्स, इसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा थ्रेट है। क्लाइमेट चेंज कैन मेक वेदर पैटर्न्स लेस प्रेडिक्टेबल। अब जाहिर सी बात है कि सीजन बदलता है, समर, विंटर, ये सभी जो है, और वेदर भी इसी के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही मुश्किल कर देते हैं वेदर को प्रेडिक्ट करना, क्योंकि हद से ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो संतुलन होता है, बैलेंस होता है दुनिया के एनवायरनमेंट का, वो चेंज होता है। These unforeseen weather patterns can make it difficult to maintain and grow crops, making agriculture dependent countries like India vulnerable. इंडिया जैसा एक कंट्री जिसे ये कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज नथिंग बट अ गैम्बल ऑफ मॉनसून्स, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक ऐसा कंट्री जहाँ पर 60% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो रेन्स का कम हो जाना या फिर राइजिंग सी लेवल, इन सभी के इफेक्ट्स के बारे में हम आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। तो इन सभी एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से इंडिया जैसा एक कंट्री, इंडिया बस एक एग्जाम्पल है, दुनिया भर में भी इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो क्लाइमेट चेंज से आ रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है जिसका डेफिनेशन हमें पता करना था। It is also causing damaging weather events like more frequent intense hurricanes, floods, साइक्लोन्स, फ्लडिंग्स एक्सेट्रा। इन नटशेल अगर मैं कह सकूं, जब नेचर से खिलवाड़ किया जाएगा तो नेचर को समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से रिटर्न देना है। यानी कि एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है ह्यूमन और नेचर के बीच। अगर जब ह्यूमन एडवर्सली जो है एक्ट करेगा तभी नेचर भी जो है एडवर्सली रिएक्ट करेगा। तो ये सभी इंटेंस ह्यूरिकेन्स जो है वो, फ्लड्स, साइक्लोन्स, फ्लडिंग्स, ये सभी जो है वो और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है।
Due to rising temperature caused by climate change, the ice in polar region is melting at an accelerated rate, causing sea levels to rise. तो ज़्यादातर फ्रेश वाटर जो है वो हमें रिवर्स लेक्स वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन अच्छी खासी तादाद में जो है वाटर हमें इन ग्लेशियर्स में भी देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर पोलर रीजन्स में जो आइस बने हुए वाटर जो वहाँ पर स्टोर किया गया है उनके मेल्ट होने की वजह से जो है जाहिर सी बात है कि जो सी लेवल का है वो राइज होगा, सी लेवल जो है वो राइज होगा, क्योंकि पानी जो है वहाँ पर बर्फ़ के फॉर्म में से वो मेल्ट होगा और बाकी में जो है वो जाकर समंदर में मिलेगा। तो इसके वजह से कई आइलैंड जो है वो थ्रेटन किए गए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस इज डैमेजिंग द कोस्ट लाइन ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्लडिंग एंड एरोजन। तो सिर्फ आइलैंड नेशंस ही नहीं, इंडिया जैसे भी एक कंट्री कोस्ट लाइन्स में हम देखते रहते हैं, कोस्टल रीजन्स में कई बार फ्लड्स वगैरह आना, कई बार जो है वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर सुनामी जैसे इश्यूज वहाँ पर आना, साइक्लोन हद से ज़्यादा बढ़ जाना, तो उनकी लाइफ के लिए तो वो खतरा है। द कॉज ऑफ करंट रैपिड क्लाइमेट चेंज इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड थ्रेटनिंग द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो नो प्रॉब्लम, जैसे कि हमने कहा कि टेम्परेचर का चेंज होना नेचुरल है, ग्लेशियलाइजेशन टू डीग्लेशियलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली थ्रेटनिंग द वेरी सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। जो काम इंसान ने किया है आज उसी पर जो है वो भारी पड़ रहा है। तो आइए इसके बारे में थोड़े बहुत फैक्टर्स देखते हैं। तो इस क्लाइमेट चेंज के बहुत फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी है। मैंने ऑलरेडी कहा कि नेचुरल फैक्टर्स इतने जो है वो इफेक्ट नहीं करते व्हेन वी कंपेयर विद द एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड फैक्टर्स। तो नेचुरल फैक्टर्स क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कि एक जर्मन के एक स्कॉलर थे जिनका नाम अल्फ्रेड वेगनर था। तो उन्हें लगता था या फिर उनकी थ्योरी थी कि जो पूरा वर्ल्ड है वो पहले एक ही पार्ट था जिसे हम पैंजिया कहते थे। तो उस वक्त दो ही चीजें थी, यानी कि इवन बिफोर द ह्यूमंस एग्जिस्टेड। तो एक मास था, लैंड मास जिसे पैंजिया कहते थे, और एक वाटर बॉडी थी जिसे पैंथालेसा कहते थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की ये थियरी है कि बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड ऑल, ऐसे कई नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो है ये पैंजिया जो है वो टूट कर आज जो हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज वगैरह देखते हैं वो फॉर्म हुए हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की एक थियरी है, ये बस थियरी है, अभी इस पर जो है काम चल रहा है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वेल एक्सेप्टेड थियरी अपार्ट फ्रॉम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी वन ऑफ द मोर नेचुरल फैक्टर हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए, बिल्कुल। और दूसरा जो है वेरिएशंस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। जाहिर सी बात है कि अर्थ रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। तो जब वो रिवॉल्व करता है तो सन के कई बार करीब जाता है, कई बार दूर जाता है, तो इसमें से भी जो है क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं जिसे हम सीजन फॉर्मेशंस भी कहते हैं। तो अर्थ के ऑर्बिट में भी कई वेरिएशंस आने की वजह से भी एक नेचुरल फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज आ सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स, अगेन ये थियरी भी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये माना जाता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दरअसल प्लेट्स हैं, छोटे छोटे वॉल्केनिक के प्लेट जो है वो मूव होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उस प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स वगैरह फॉर्म होते हैं। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन ऑल्सो बी दिस प्लेट टेक्टोनिक्स। चौथा रीजन जो है वो है वॉल्केनिक एक्टिविटी। बिल्कुल हमें अंडर वाटर वॉल्केनोज भी देखने को मिलते हैं, अबव द ग्राउंड भी जो है वॉल्केनो को देखने को मिलते हैं। जब वॉल्केनो एरप्ट होता है तो इमेंस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिलीज किया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी रिलीज किए जाते हैं। तो ये नेचुरल फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। ओशन करंट्स की वजह से भी जो है वेदर में कई चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट में भी कई चेंजेस आते हैं। जो करंट्स जो हम देखते हैं, जब आप ज्योग्राफी में इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। तो ओशन करंट्स भी जो है कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर है क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन ये सभी जो है वो स्वाभाविक है, यानी कि अर्थ के साथ जिस तरीके से अर्थ इवॉल्व हो रहा है ये उसी तरीके से चेंज होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेन क्लाइमेटिक चेंज अगर किसी से आ रहा है तो वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से आ रहा है, यानी कि ह्यूमन मेड फैक्टर्स। सबसे पहला ग्रीन हाउस गैसेस, हमने कई बार इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आगे के स्लाइड्स में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, जो खासकर जब हम एसीज और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यूज करते हैं तो ये गैसेस वगैरह रिलीज होते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। ये दरअसल अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं और जो सन के रेडिएशंस आते हैं वो उन्हें ट्रैप करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी ही है ग्रीन हाउस गैसेस। चेंज इन लैंड यूज पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, कितने बताइए आप, उतने रीजंस चेंज इन लैंड पैटर्न्स में हो सकते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन भी वन ऑफ द मोस्ट एक रीजन हो सकता है इसके वजह से। डिफॉरेस्टेशन भी वन ऑफ द बेस्ट रीजंस है क्लाइमेट चेंज के लिए। आप झाड़ जो है वो काटते ही जा रहे हैं तो कहाँ से टेम्परेचर कम होगा। और तीसरा जो है एटमॉस्फेरिक एरोजोल्स।
दरअसल इन्हें पार्टिकुलेट मैटर्स भी कहा जाता है, जो एटमॉस्फेयर में हमें थोड़े बहुत फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं उन्हें एटमॉस्फेरिक एरोजोल कहा जाता है। ये भी जो है टेम्परेचर को ट्रैप करते हैं और उन्हें जो है इजीली छोड़ते नहीं। ये भी कई बार जो है ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। कई बार फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकें डिमोलिशन का प्रोसेस अगर हम कहीं कर रहे हैं तो अगर अनसाइंटिफिकली उसे अंडरटेक करेंगे तो वहां पर भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे। पोल्यूशन बेस्ट एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक एरोजोल्स वगैरह को बढ़ाने के लिए। तो ये सभी जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं और लिटरली दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग इट्स इम्पैक्ट्स, तो ये थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि इसके वजह से हो क्या सकता है। सबसे पहला तो राइज इन सी लेवल, जो समुद्र के लेवल्स हैं, जो सी का लेवल जिसे हम कहते हैं वो राइज होगा। तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं वो सभी सबमर्ज हो जाएंगे और खासकर जो कोस्ट लाइन पर रहते हैं, भले ही इंडिया नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, वहाँ पर कई लोग लाइवलीहुड्स जो फिशरमैन वगैरह होते हैं वो समुद्र पर ही जीते हैं। तो उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है राइज इन सी लेवल की वजह से। ऑफकोर्स फिश पकड़ना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोस्टल लाइन्स भी जो है वो कई बार सबमर्ज होंगे। वायलेंट साइक्लोन्स वगैरह आएंगे तो कहाँ से वो सर्वाइव करेंगे। तो दिस इज वन सच रीजन। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स, अगेन अभी पिछले स्लाइड में हमने बात किया कि एग्रीकल्चर जो ज्यादातर जो इरिगेशन पर डिपेंड करता है, रेनफॉल नहीं आएंगे तो कहाँ से सर्वाइव कर सकेगा एग्रीकल्चर। तो रेनफॉल में जो पैटर्न्स हैं वो भी चेंज होंगे। हीट वेव्स, फ्लडिंग, हरिकेन्स एक्सेट्रा, ये सभी कॉमन फिनोमेना है। जब क्लाइमेट चेंज आता है तो ये आता है, लेकिन जब रैपिड क्लाइमेट चेंज आता है तो इनकी मात्रा भी जो है वो दुगनी हो जाती है। डबल हीट वेव्स, डबल फ्लडिंग्स एंड डबल हरिकेन, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आइस कैप के मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर एक पोलर बेयर जो है वहाँ पर फंसा हुआ है। तो कई लिटरली पोलर बेयर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इस आइस कैप्स के जो है मेल्ट होने की वजह से एंड अगेन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं वाटर्स के माउंटेनियस रीजन्स वगैरह में, हिमालयस वगैरह में, तो उनके वजह से भी जो है सी लेवल में भी राइज आ रहा है। हैबिटेट लॉस, इन जानवरों का हैबिटेट लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अभी जैसा कि हमने कहा कि चेंज इन लैंड यूसेज पैटर्न्स, जब अर्बनाइजेशन होता है तो आसपास के फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है क्योंकि लोगों को अकोमोडेट करना है। तो जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इन बेचारे वाइल्ड एनिमल्स की जिंदगी या फिर उनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाता है, सड़क पर आ जाते हैं। कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में पढ़ा होगा, कई बार अटैक भी कर देते हैं इंसानों को। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लाइक मलेरिया, बिल्कुल फीमेल अनोफिलस मस्कीटो इज वन ऑफ द रीजंस विच कॉजेस मलेरिया। तो ये मस्कीटो ज़्यादातर अच्छे खासे टेम्परेचर में रहता है और मलेरिया सर्वाइव होने के लिए भी जो है क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट रीजंस। तो इस तरीके के कई कंटेजियस डिसीजेस भी जो है वो स्प्रेड होते हैं। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, हम इसके बारे में अगला चैप्टर जो है ओशन एसिडिफिकेशन, हम उसके बारे में वहाँ पर कोरल रीफ्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो कोरल रीफ्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइव होने के लिए एनवायरनमेंट को, खासकर एक्वेटिक इकोसिस्टम को। तो वो भी ब्लीच किए जा रहे हैं, ओशन में एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है। लॉस ऑफ प्लैंक्टन्स ड्यू टू वार्मिंग ऑफ सीस, हमने ऑलरेडी देखा एक्वेटिक इकोसिस्टम में कि प्लैंक्टन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई फिशर्स के लिए जो है वो फूड की तरह काम करते हैं और ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस में भी जो है प्लैंक्टन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है प्लैंक्टन्स में भी जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये सभी जो है चंद इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्लाइमेट चेंज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।